हम अगर कोई सवाल करें, अगर विकास पर सवाल करें, ये विकास नहीं हुआ है, तो आपके चमचे कुछ तिलमिला जाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर अस्पताल है, एपीएससी सेंटर है, वहाँ विधायक जी कितनी बार गए? अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं तो वोट भी नहीं होगा, अगर अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, अगर शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। अभी जो मेन हमारा मुद्दा है वो चिकित्सा और शिक्षा है, और अब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे आ गए। जो एग्री होगा हमारे इस काम पर उसको वोट करेंगे। शुगर मिल था, उनके फादर के टाइम में सारा बंद हो गया। वो सिर्फ इतना बोलते कि जितना हमारा चीनी मिल था चालू कर दें, वो भी बहुत हो जाएगा लोगों को। यहाँ बाढ़ प्रभावित में आप भी कई जगह से ग्राउंड रिपोर्ट लिए थे, आपको सड़कों पर विधायक जी कितने दिन तक लाए? जो विधायक जी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं वो ऐसा लग रहा है कि फर्जी रिपोर्ट कार्ड है, और ऐसा लग रहा है कि हमारे विधायक जी जो हैं माननीय मोदी जी के कंपटीशन में कि आप कितना फेंकते हैं, हम कितना फेंकते हैं, उस हिसाब से कंपटीशन लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं जो मेडिकल का जो सिस्टम दिखाया वो अब उसको लगा ऐसे देख के कि वो अपने मेडिकल कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, या कहिए वो जो ओवैसी साहब है उनकी जो विचारधारा है कट्टरपंथी है, कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। कांग्रेस के साथ नहीं है वो, या राजद के साथ नहीं है, वो बीजेपी का एजेंट है। वो तो संविधान की बात करते हैं, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी में आप कट्टरपंथ कर सकते हैं। राहुल गांधी को पप्पू कह के पप्पू उसको पप्पू बना दिया है। मतलब आप पप्पू बोले तो लोगों के जहन में जो पहला चेहरा आता है वो राहुल गांधी का ही आता है। देखिए, जहाँ पर देश हित और जनहित की बात होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ा होगा। मतलब एहसास कमतरी का शिकार है, या फिर उसके टॉप लेवल के नेता की कमी है। बिहार में कांग्रेस के जो नेता है वो सड़कों पे आते नहीं है नजर। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो युवा साथी, दोनों का नाम इमरान है। सबसे पहले स्वागत है इमरान भाई आपका बदलता हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 10 साल से फैयाज साहब यहाँ से विधायक हैं, फैयाज साहब का जो रिपोर्ट कार्ड देखा गया उसमें ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने विकास की गंगा बहा दिया है 20वीं विधानसभा में। कितना विकास हुआ है और कितना होना बाकी है? देखिए, विकास हुआ है, इसमें निसंदेह है, कोई संदेह नहीं है, मगर जो संपूर्ण विकास है वो नहीं हुआ है। कुछ विकास हुआ है, जैसे सड़कों के मुद्दा को ले लीजिए आप। सड़क जो है कई जगहों की बनी है और बहुत सारे जगहों की सिर्फ शिलान्यास किया गया है। जो विधायक जी रिपोर्ट कार्ड दिखाए हैं वो ऐसा लग रहा है कि फर्जी रिपोर्ट कार्ड है, और ऐसा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे विधायक जी जो हैं माननीय मोदी जी के कंपटीशन में कि आप कितना फेंकते हैं, हम कितना फेंकते हैं, उस हिसाब का कंपटीशन लड़ रहे हैं कि आप अपना फर्जी रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, हम अपना फर्जी रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। रिपोर्ट कार्ड पर आप देखिए, विधायक जी एपीएससी का मामला उठाए थे कि एपीएससी में जो फर्स्ट एड है उसमें डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं हो पाया है, नर्स अवेलेबल है। मगर आप कुछ दिन पहले आप वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी किए हैं, आप खुद देखे होंगे कि वहाँ किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। वर्षों से एकदम खंडाल पड़ा हुआ है, वहाँ ना नर्स बैठती हैं, ना वहाँ कोई डॉक्टर बैठते हैं। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आपको सारी बात बता चुके हैं। आप बताइए कि इस तरीके से फर्जी रिपोर्ट दिखा के, रिपोर्ट कार्ड पेश करके विधायक जी क्या दर्शाना चाहते हैं? फैयाज साहब का रिपोर्ट कार्ड आपने देखा है इमरान भाई? पास या फेल? बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन कहीं जो मेडिकल का जो सिस्टम दिखाया वो अब उसको लगा ऐसे देख के कि वो अपने मेडिकल कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, या कहिए वो प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे थे, विधायक के तौर पे नहीं। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है ना अभी चिकित्सा की ही है। चाहे आप वो जो स्वास्थ्य केंद्र गांव में है या फिर ब्लॉक में है, सबकी हालत बुरी है। और कुछ तो ऐसा है कि लोगों को जो नए जनरेशन के बच्चे पैदा हुए उनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये सरकारी बिल्डिंग किस चीज़ की है ये भी नहीं पता है। युवाओं में जागरूकता की कमी है। बिल्कुल, लोग जो सरकार से क्या चाहता है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, अच्छी सड़क, बिजली, बस बाकी चीज़ तो लोग खुद ही कर लेते हैं। जो खुद नहीं कर पाएंगे वो ये है कि शिक्षा खुद नहीं ले सकते हैं, उसके लिए अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिसमें यह स्कूल और हॉस्पिटल में तो पूरी तरीके से फ्लॉप है। ये नीतीश गवर्नमेंट कहिए या विधायक, हमारे यहाँ के जो लोकल देखा जाए तो फैयाज साहब भी 15 साल से, अगर आप देखें एमपी साहब थे, दोनों बाप बेटा अशोक यादव, और उससे पहले उनके फादर जो थे वो सब मतलब सड़क पे तो ध्यान दिया। सड़क नीतीश की सरकार में बहुत अच्छी है, लेकिन जो एजुकेशन है और आपको चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, ये दोनों बहुत बुरी स्थिति में है। इसके लिए अभी आगे काम करना पड़ेगा लोगों को।
जो दूसरा अहम सवाल इमरान भाई आपसे, ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस इंटरनली 150 सीट पे तैयारी कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ के खुद अकेले चुनाव मैदान में उतरे। क्या हकीकत है इसमें? देखिए, इसमें हकीकत सिटी पोस्ट की जो है एक रिपोर्ट थी, एक न्यूज़ चैनल सिटी पोस्ट है, उस पर हम लोग भी देखें, मगर अभी तक हम लोगों को ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बाकी आला कमान का जो फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे। इमरान भाई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी ज़मीन खो रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, उसको हमेशा बड़े भाई के रोल में रहना चाहिए। और वो हमेशा जहाँ जहाँ भी गई है, बीजेपी ने क्या किया है कि छोटी पार्टी को ख़त्म किया है, और कांग्रेस हर जगह जाके छोटी पार्टी को सपोर्ट करके छोटी पार्टी को ऊपर लाया है। तो ये कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है हर जगह गठबंधन करके, उसको गठबंधन से बाहर अकेला लड़ना चाहिए। ये मतलब एहसास कमतरी का शिकार है, या फिर उसके टॉप लेवल के नेता की कमी है। बिहार में कांग्रेस के जो नेता है वो सड़कों पे आते नहीं है नज़र, लोग सिंबल भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद अगर ऐसी हालत रही तो कांग्रेस का। आपको क्या लगता है डॉक्टर शकील साहब के आने से कांग्रेस को मिथिला में और कितनी मजबूती मिलेगी, उनके कार्यकर्ताओं को कितना उत्साह बढ़ेगा? बहुत मजबूती मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर शकील अहमद साहब जो बिहार में, और बिहार में ही नहीं, वो राष्ट्रीय नेता है, और इस विधानसभा चुनाव में उनको आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और अल्पसंख्यक का डॉक्टर शकील साहब जो है बहुत बड़े चेहरा है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता को उम्मीद है कि डॉक्टर शकील अहमद को आने से पार्टी बहुत अच्छे से अच्छी हालात जो आएगा, वो उनके आने से बहुत अच्छी हालात आएंगी। दूसरा सवाल आपने कहा था गठबंधन के बारे में। देखिए, जहाँ पर देश हित और जनहित की बात होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ा होगा। चाहे जनहित के लिए, अगर बिहार हित के लिए हमको गठबंधन करना पड़े या गठबंधन तोड़ना पड़े, उसमें कोई निसंदेह हो, मगर वो हित की बात होनी चाहिए, बिहार हित की बात होनी चाहिए, जनता की हित की बात होनी चाहिए। जहाँ भी जनता की हित की बात रहेगी, कांग्रेस पार्टी सबसे अगले पंक्ति में खड़ी मिलेगी आपको। इसी पर एक सवाल आपसे, अभी तीसरे मोर्चे का गठन हुआ बिहार में, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक और AIMIM के बीच। लोग इन लोगों को बी टीम बता रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इन लोगों को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं करती? इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो आला कमान का फैसला है और इस पे हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग इस पर क्या आपको बताएं। बाकी कहीं ना कहीं तो ऐसा पूरा लग ही रहा है कि जो ओवैसी साहब है, उनकी जो विचारधारा है कट्टरपंथी है, कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ जहाँ आप देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी जो है और बीजेपी वाले अन्य दल के नेता को टारगेट कर रहे हैं, हर जगह टारगेट कर रहे हैं, ED भेज रहे हैं, CBI भेज रहे हैं। वहीं ओवैसी साहब हैं, उनके ऊपर ना कोई टिप्पणी किया जाता है, ना उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ओवैसी साहब का कोई ना कोई साठगांठ जरूर है। जैसा इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब का साठगांठ है बीजेपी से, आप क्या कहेंगे? इतना ज़्यादा नुकसानदेह होने वाली है महागठबंधन के लिए? देखिए, नुकसान फ़ायदा जो है वो पॉलिटिकल लोग देखते हैं। आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, लोगों को और ऑप्शन मिला है। अगर इन दोनों से खुश नहीं, 15 साल पहले ये दोनों भी थे सरकार में, 15 साल से नीतीश कुमार है सरकार में, अगर लोगों को तीसरा ऑप्शन पसंद आएगा तो तीसरा को वोट देंगे। और जहाँ तक एजेंट की बात है वो मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये धारणा बनाया जाता है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी को पप्पू कह के पप्पू, उसको पप्पू बना दिया। मतलब आप पप्पू बोले तो लोगों के जहन में जो पहला चेहरा आता है वो राहुल गांधी का ही आता है। तो उसी तरह बीजेपी का एजेंट ओवैसी को बोला जाता है, या किसी दूसरे को जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो, या राजद के साथ नहीं है, वो बीजेपी का एजेंट है। तो ये सब धारणा है, ये सब मतलब पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोग बोल सकते हैं, लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि आम आदमी को चाहिए ऑप्शन। ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, ज़्यादा कैंडिडेट मिलेगा, उसको अच्छा चुनने में। क्या ओवैसी कट्टरपंथी हैं? कट्टरपंथी तो देखिए अलग, अगर कट्टरपंथी किस तरह से आप कट्टरपंथी कहेंगे, वो इस्लामिक की बात नहीं करते, वो तो संविधान की बात करते हैं। या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी में आप कट्टरपंथ कर सकते हैं, क्योंकि उसका मुद्दा हमेशा यही रहता है, मंदिर, मुसलमान को टारगेट करना, अलग अलग तरीके से। लेकिन मुझे इसकी बातों से या स्पीच से जो है सो कट्टरपंथी नहीं दिखते। वो संविधान, हाँ, उसको कट्टर होने का ये रीज़न है कि वो दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी पहन के स्पीच देते हैं, तो लोगों को लगता है कि कट्टर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। और ना मैं ओवैसी को कभी सपोर्ट किया हूँ, और मैं एक कॉमन मैन की तरह बोलता हूँ। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारे यहाँ का विकास होना चाहिए। जो हमारे यहाँ का अहम मुद्दा है, जो युवा का अहम मुद्दा है, वो विकास होना चाहिए। हम अगर कोई सवाल करें, अगर विकास पर सवाल करें, ये विकास नहीं हुआ है, तो आपके चमचे कुछ तिलमिला जाते हैं।
ऐसा क्यों है? हम सवाल करेंगे, यहाँ के विधायक से भी करेंगे, यहाँ के सांसद से भी करेंगे, यहाँ के जो पंचायत के मुखिया है, जिला पार्षद हैं, सबसे सवाल करेंगे। हम कैसे नहीं विधायक जी पे सवाल उठाएं? सांसद से भी सवाल पूछेंगे। अगर अस्पताल है, एपीएससी सेंटर है, वहाँ विधायक जी कितनी बार गए हैं? इसलिए नहीं जाते हैं। फिर मैं आपको वही जवाब दूंगा कि अगर विधायक जी यहाँ की जो सरकारी हॉस्पिटल है, एपीएससी सेंटर है, वहाँ का सिस्टम सही कर दिए तो विधायक जी के हॉस्पिटल में इलाज करवाने कौन जाएगा? अगर शिक्षा की व्यवस्था, गरीब के बाल बच्चे और अदर बच्चे यहाँ के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो विधायक जी को 50,000 का महीना देकर उनके इंडियन पब्लिक स्कूल में जाके कौन पढ़ेगा? देखिए, विधायक जी ने कहा था दूसरे पंचवर्षीय में हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था लाएंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, सड़क निर्माण पर ध्यान देंगे, बिजली पर ध्यान देंगे, मगर क्या पूरा हुआ? सड़क निर्माण पर उन्होंने मेरे हिसाब से 60% काम किया, बहुत सारी जगह का शिलान्यास करके छोड़ दिया है। और सबसे पहले आप बिजली में आप हर तरफ घूम लीजिए, बिजली की तार जर्जर हो चुकी है, दिन में 20 बार लाइट जा रही है, विधायक जी को इसकी फिक्र नहीं, उसको बार बार कंप्लेन किया जा रहा है, विधायक जी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अगर विधायक जी एक बार एसडीओ से बात करें बिजली विभाग में, क्या वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं होगा? अगर शिक्षा पे विधायक जी डीईओ में बात करें, क्या मिडिल स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी? क्या टीचर टाइम पे नहीं आएंगे? सब होंगे, मगर विधायक जी ये चाहते नहीं है। हम अपने जो खैरी बांका के कब्रिस्तान है उसके घेराबंदी के लिए गए थे। हम आपको दिखाएंगे, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको कि वहाँ जो मवेशी, गाय बैल बकरी वहाँ चरने जाती है, वो एक पवित्र जगह है, सबके लिए पवित्र जगह है, तो वहाँ घेराबंदी के लिए गए थे। विधायक जी कहा हाँ देख लेंगे। पिछले 10 वर्षों से उनको कहा जा रहा है, पिछले वर्ष में भी जो 5 वर्षीय पहला टर्म इनका गुजरा है उस वक्त भी इनका ध्यान किया गया था, मगर विधायक जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। अभी हम लोग खुद जाकर विधायक जी को दिए, जो मेमोरेंडम होता है वो दिए, एक डीएम साहब को मेमोरेंडम दिए, उसके बावजूद अभी तक सुनवाई नहीं है। मगर इस बार हम लोग जो यहाँ के यूथ हैं, हम लोग एकत्रित होकर इस बार ठान लिए हैं, अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं तो वोट भी नहीं होगा, अगर अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, अगर शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। अगर आपको वोट चाहिए तो इन सब मुद्दे पर आके आप यहाँ के यूथ से मिलिए, जो युवा है उनकी समस्या सुनिए, जो पंचायत का विकास है वो कीजिए, उसके बाद हम वोट देंगे। इमरान भाई, आपसे एक अहम सवाल, बिस्फी में युवाओं का एक अहम योगदान माना जा रहा है, क्योंकि मैंने सर्वे किया है, देखा है, युवा काफ़ी आक्रोशित है और काफ़ी एक्टिव भी हैं। आपको क्या लगता है, बिस्फी विधानसभा बदलाव चाहता है? बिल्कुल, देखिए, बदलाव का सेंस ये नहीं है कि हम विधायक जी को चेंज करना चाहते हैं या नए को लाते हैं। बहुत सारी जगह पे उन्होंने काम किया है, पहले काम नहीं होता था लेकिन अब बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों की जितना ज़्यादा होता है उतनी ख्वाहिश बढ़ती जाती है। सड़क उन्होंने अच्छा कर दिया, तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ सड़क बिहार सरकार की योजना उनके चुके है। तो देखिए, जो कॉमन मैन होता है वो ये नहीं देखता है कि वो रोड सेंट्रल गवर्नमेंट से बनी है, वो सिर्फ सड़क दिखता है जिस क्षेत्र में उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उसके बारे में बोलते हैं उन्होंने दिया है। अभी जो मेन हमारा मुद्दा है वो चिकित्सा और शिक्षा है, इन दोनों चीज़ों पे। अब हमारा पंचायत यहाँ 10-15 हज़ार की आबादी है, यहाँ हाई स्कूल नहीं है, यहाँ हाई स्कूल नहीं है। और मेरे ख्याल से बिस्फी विधानसभा का वाहिद गांव होगा जहाँ स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। तो जैसे हमारे लिए हाई स्कूल चाहिए, एक जो है सो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, ये सब मुद्दा हमारा जो विधायक जी से बोलेंगे। और अब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे आ गए, जो एग्री होगा हमारे इस काम पर हम उसको वोट करेंगे। एक अहम सवाल आपसे, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी, नीतीश, ये तो अब आपको पता चलेगा जब जैसे जैसे नहीं, आप एज ए कॉमन मैन क्या देखते हैं? क्या ठीक है, नीतीश कुमार अब 15 साल उनको हो गया, बहुत हो गया, अब उनको बदलना चाहिए। बदलाव तो सब चाहता है, बदलाव चाहता तो अब नीतीश कुमार को बदलकर दूसरे को होना चाहिए। अब गठबंधन में है और तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया है बेरोजगारी हटाओ, आपका कितना विश्वास, आपका क्या विश्वास है तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिल्कुल बेरोजगारी हटाने में तेजस्वी यादव नहीं, उनके साथ गठबंधन में जितने लोग रहेंगे सब संघर्ष करेंगे, और यकीन उम्मीद है कि ज़रूर बेरोजगारी हटेगी, इसमें कोई शक नहीं। बेरोजगारी हट पाएगी तेजस्वी यादव के आने के बाद? बेरोजगारी हटने के लिए तेजस्वी यादव को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, हटाने के लिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बिहार में लाना पड़ेगा, उसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। ना यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, दूसरी बात सड़क भी अच्छी नहीं है, बाढ़ प्रभावित जगह है। इसको पहले सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं होता है, इसको आप ज़मीन पे देखिए। अभी यहाँ हम लोग मिथिलांचल में हैं, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है? जो शुगर मिल था उनके फादर के टाइम में सारा बंद हो गया,
वो तो चालू हो नहीं सका दोबारा। वो सिर्फ इतना बोलते कि जितना हमारा चीनी मिल था चालू कर दें वो भी बहुत हो जाएगा लोगों को। यहाँ तो ज़्यादातर किसान लोग हैं, गन्ने की खेती करना शुरू कर देंगे वापस उन लोगों की हालत सही हो जाएगी। लेकिन रोज़गार, अब रोज़गार क्षेत्र में लोग टेक्निकल लोग हैं, आपके सब किसान हैं नहीं कि सिर्फ चीनी मिल से काम चल जाएगा। लोगों को अलग अलग तरह की इंडस्ट्री लाना पड़ेगा। जैसे IT में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो उस तरह की इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, कार का प्लांट लाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि बिहार में अभी बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति, पहले बिहार को मजबूत करना पड़ेगा तब जाके रोज़गार की बात होगी। रोज़गार अभी मेट्रो सिटी में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्यूर है जो इतना बड़ा लॉकडाउन लगाया, लोग करोड़ों संख्या में बेरोजगार कर दिया। तो ये नीति अगर तेजस्वी बोल रहे हैं कि ये लोग को, जिन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेरोजगार किया उसको हम रोजगार दे देंगे, ये फालतू की बात है। देखिए कहीं ना कहीं तो सुधार होगी, इसमें ये नहीं है, पूरा तो नहीं, कहीं ना कहीं सुधार होगी। दूसरी बात क्या उसके लिए क्या रोड मैप कुछ है आपको आइडिया? रोड मैप ये है कि जैसा अभी बताएं इमरान भाई कि जो है बड़ा जो उद्योग है, कम से कम छोटा लघु उद्योग, वो सब यहाँ चालू होगा। उन सब चीज़ से चालू होने से यहाँ रोजगार बढ़ेगी। दूसरा ये बाजू की एक विधायक की भावना था, वो कोशिश की कि राज्य सरकार को लिख के भेजी, यहाँ के DM से लगातार बात की, उनका कुछ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाका हुआ, हमारे विधायक जी क्यों नहीं किए? बाढ़ प्रभावित में आप भी कई जगह से ग्राउंड रिपोर्ट लिए थे, आपको सड़कों पर विधायक जी कितने दिन तक रहे हैं या सांसद कितने दिन तक रहे हैं? जो बाप बेटा जो बदल बदल के यहाँ सांसद बने हैं, 15 साल से अशोक यादव उनके पिताजी हैं, कितना क्षेत्र में वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा किए हैं, कितने लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरण किए। हम यूथ, हमारे जितने भी 20 के यूथ है, जो आस पड़ोस के यूथ है, हम लोग खुद का पैसा देके बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरण करने का काम किया। खासतौर पे अगर हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोगों की बात करें, खासतौर पे जब आपदा का टाइम आता है या बाढ़ जैसी आपदा जो हर साल आता है हमारे यहाँ, वो लोग अपने आप को ठगा महसूस नहीं करते हैं? बहुत ज़्यादा ठगा महसूस करता है। और सच पूछे तो उन लोगों की ज़िंदगी जो है दोबारा बसाना पड़ता है बाढ़ के आने के बाद, घर भर सब तबाह हो जाता है। तो ऐसे में विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। यहाँ सरकार की तो बात हो, जो विपक्षी नेता है जो रहते हैं आम दिनों में, जैसे राजद हुआ या कांग्रेस हुआ, जो वो लोग भी नज़र नहीं आते हैं बाढ़ के टाइम में, उस क्षेत्र में नहीं जाते। जो युवा लोग हैं वो अपना पैसा कलेक्शन करके साथियों में, दोस्तों में जमा करके राहत सामग्री बांटते हैं। विपक्षी नेता है जो रहते हैं आम दिनों में, जैसे राजद हुआ या कांग्रेस हुआ, जो वो लोग भी नज़र नहीं आते हैं बाढ़ के टाइम में, उस क्षेत्र में नहीं जाते। जो युवा लोग हैं वो अपना पैसा कलेक्शन करके साथियों में, दोस्तों में जमा करके राहत सामग्री बांटते हैं। पहले 10 साल पहले तक देखा जाता था कि हेलीकॉप्टर घूम रहा है, नेता आ रहा है, अब वो सब खत्म हो गया है। कोई मतलब ज़मीन पे आप कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हवाई काम होता है। तो ये हमारा खास प्रोग्राम यंग टॉक, कॉमन मैन वर्सेस कांग्रेस के नेता, युवा नेता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।